अगर बैंक बैलेंस, मोबाइल नंबर या कंप्यूटर की कोडिंग से सिर्फ एक अंक हमेशा के लिए गायब हो जाए, तो क्या होगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी शानदार खोज की बात करेंगे जिसने मानव सभ्यता की दिशा ही बदल दी। ये कहानी विज्ञान, गणित और प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र के उस अद्भुत संगम की है जिसने दुनिया को शून्य यानी जीरो दिया। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या होगा अगर जीरो अचानक दुनिया से बिल्कुल गायब हो जाए? एक ही पल में हर एक बैंक अकाउंट, हर फोन नंबर और आधुनिक तकनीक से शून्य हमेशा के लिए मिट जाए। यह सोचना भी शिहरन पैदा करता है ना? दुनिया रातों रात थम सी जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी आधुनिक दुनिया तो बाइनरी कोड पे ही चलती है, जो सिर्फ शून्य और एक का संयोजन है। इस एक अकेले अंक के बिना ग्लोबल इंटरनेट, सैटेलाइट नेविगेशन और यहां तक कि एक साधारण सा कैलकुलेटर भी काम करना बंद कर देगा। आधुनिक गणित का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह तुरंत ढह जाएगा। मतलब हमारी पूरी तकनीकी और वैज्ञानिक दुनिया उसी क्षण एक झटके में रुक जाएगी। तो शून्य के बिना दुनिया कैसी थी? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और प्राचीन सभ्यताओं के गणितीय संघर्ष को समझते हैं। प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि रोमनों और इजिप्शियन लोगों के पास अपनी अपनी प्रणालियां थीं, लेकिन वे बेहद जटिल और अव्यवहारिक थीं। इसे इस तरह समझा जा सकता है। जटिल रोमन अंक में अगर 88 लिखना हो तो LXXXVIII लिखना पड़ता था, जबकि आज के बेहद सरल हिंदू अरबी अंक में यह सिर्फ 88 है। प्राचीन प्रणालियों का इस्तेमाल करके बड़ी संख्याओं को लिखना और समझना सच में अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी कठिनाई क्यों होती थी? दरअसल उन महान प्राचीन सभ्यताओं की गणितीय प्रणालियों में एक बहुत बड़ी खामी थी। उनके पास कुछ नहीं यानी नथिंगनेस की स्थिति को दर्शाने के लिए कोई प्रतीक ही नहीं था, और बस इस एक साधारण सी कमी की वजह से कोई भी जटिल गणना करना पूरी तरह से असंभव हो गया था। यहीं से एक नया मोड़ आता है और हम दर्शन शास्त्र से गणित तक के सफर पर चलते हैं, जहां प्राचीन भारत का एक बेहद खास योगदान दुनिया के सामने आता है। मानव इतिहास में कुछ नहीं को समझने का जो अप्रत्याशित बदलाव आया, वो हैरानी की बात है कि शुद्ध गणित से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दर्शन शास्त्र से शुरू हुआ था। हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय ऋषियों ने शून्य की जो संकल्पना की, उसका मतलब सिर्फ एक खालीपन नहीं था। वेदों और उपनिषदों में इसे निराकार या अनंत के रूप में देखा गया। इसे सिर्फ एक अभाव के रूप में नहीं बल्कि एक असीम पूर्णता के प्रतीक के रूप में समझा गया। अब बात करते हैं आर्यभट्ट और उनके स्थान मूल्य यानी प्लेस वैल्यू सिस्टम की, जिसने गणित में एक नई क्रांति ला दी। आध्यात्मिक दर्शन से विशुद्ध गणित की इस यात्रा में सबसे बड़ा मील का पत्थर 5वीं शताब्दी में आया। महान भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी ऐतिहासिक रचना आर्यभट्टीय के माध्यम से संख्याओं को लिखने और समझने का एक बिल्कुल नया और वैज्ञानिक तरीका दुनिया के सामने पेश किया। और यही वो क्रांतिकारी सिद्धांत है जिसने रातों रात सब कुछ बदल कर रख दिया। स्थानात् स्थानम दश गुणम स्यात्। इसका सीधा सा अर्थ है कि हर स्थान का मान पिछले स्थान से 10 गुना होता है। आर्यभट्ट का ये स्थान मूल्य या प्लेस वैल्यू सिद्धांत एक ऐसी चाबी साबित हुआ जिसने गणित में असीमित स्केलिंग के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल दिया। यहां यह समझना बहुत दिलचस्प है कि आर्यभट्ट ने शुरुआत में इस विचार के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल किया था। उन्होंने खास शब्द का उपयोग किया जिसका अर्थ होता है आकाश या रिक्त स्थान। हालांकि उन्होंने उस समय शून्य को आज की तरह एक स्वतंत्र संख्या के रूप में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन गणना करते समय एक प्लेस होल्डर के रूप में इस रिक्त स्थान का उपयोग करना ही अपने आप में एक अभूतपूर्व क्रांति थी। इसे ऐसे देखा जा सकता है, एक तरफ केवल एक अंक 9 है और दूसरी तरफ उसके आगे सिर्फ एक बिंदु या मार्कर लगाकर उसे कितनी आसानी से 90 बना दिया गया। एक रिक्त स्थान को दर्शाने वाले इस छोटे से बदलाव ने गणितीय गणनाओं की गति और क्षमता को अकल्पनीय रूप से बढ़ा दिया।
अब आगे बढ़ते हैं ब्रह्मगुप्त के गणितीय नियमों की ओर, जहां शून्य पहली बार एक स्वतंत्र संख्या बनकर उभरा। इस विकास क्रम में 7वीं शताब्दी में एक और विलक्षण प्रतिभा वाले विद्वान ब्रह्मगुप्त का उदय हुआ। उनके महान ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में पहली बार शून्य को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र संख्या यानी एक इंटीजर के रूप में स्थापित किया गया। ब्रह्मगुप्त ने आर्यभट्ट की प्लेस वैल्यू की अवधारणा को लिया और शून्य को एक मजबूत अपनी खुद की गणितीय पहचान दे दी। और दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मगुप्त केवल शून्य को परिभाषित करके ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने इसके संचालन के नियम भी बनाए। ये नियम आज के संपूर्ण बीजगणित का आधार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी संख्या से शून्य घटाने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है और किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करने पर परिणाम हमेशा शून्य ही होता है। हाँ, शून्य से भाग करने का उनका शुरुआती नियम पूरी तरह सही नहीं था, जिसे बाद में महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सुधारा। चलिए अब देखते हैं कि ये शून्य भारत से दुनिया तक कैसे पहुंचा। ये शून्य की एक शानदार वैश्विक यात्रा थी। एक बार जब शून्य की गणितीय नींव भारतीय उपमहाद्वीप में पूरी तरह से मजबूत हो गई, तो इस क्रांतिकारी विचार ने अपनी महाकाव्य जैसी वैश्विक यात्रा शुरू की। सिल्क रोड के व्यापारिक मार्गों से होते हुए यह ज्ञान 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों तक पहुंचा। फिर 9वीं शताब्दी में अरब विद्वान अल-ख्वारिज़मी ने इन भारतीय अंकों पर विस्तार से लिखा और अंततः यह हिंदू अरबी अंक प्रणाली के नाम से पूरे यूरोप तक फैल गया। इस यात्रा के दौरान भाषा का जो विकास हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। भारतीय शून्य का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और इसे सिफिर कहा गया, और यही सिफिर शब्द जब यात्रा करते हुए यूरोप पहुंचा तो यह आधुनिक अंग्रेजी के गणितीय शब्द साइफर का जन्मदाता बन गया। यह एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक संस्कृति का दार्शनिक विचार दूसरी संस्कृति के विज्ञान को आकार दे सकता है, और यही सब मिलकर आज आधुनिक तकनीक की नींव बनाते हैं। शून्य का ये योगदान मानव जाति के लिए सच में अमूल्य है। इतिहास और भाषा की इस गहरी यात्रा के बाद अब अगर वर्तमान समय में लौटें तो प्राचीन काल के उन गहरे दार्शनिक विचारों से लेकर आज के सबसे उन्नत सुपर कंप्यूटर्स के बाइनरी कोड तक, शून्य निस्संदेह मानव प्रगति के लिए भारत का एक शाश्वत उपहार है। आज का हर एक स्मार्टफोन, हर एक डिजिटल स्क्रीन और हर अंतरिक्ष मिशन अपना अस्तित्व आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान विचारकों को ही देता है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल विचार करने योग्य है। शून्य के दर्शन और गणित की इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा में सबसे आश्चर्यजनक पहलू क्या कौन सा लगा? यह चिंतन करना सच में अद्भुत है कि कैसे केवल एक रिक्ता या कुछ नहीं के विचार ने पूरी दुनिया के भविष्य की दिशा ही तय कर दी। इस ऐतिहासिक विश्लेषण पर विचार करना और इसे साझा करना बेहद दिलचस्प होगा।